हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है अहमद नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम को, उसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, नेजल साइनस और फायरिंग्स को। इस वीडियो में हम लोग लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हम लोग पहले लैरिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद ट्रैकिया, देन ब्रोंकियल ट्री, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लंग्स एंड रिस्पायरेटरी मसल्स। उसके साथ साथ फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स से। लैरिंग्स क्या होता है? तो लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स। ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स। अगर बात करें हम लोकेशन की, तो लैरिंग्स इज सिचुएटेड बिटवीन द C4 to C6। एज वी अर्लियर डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, द लोकेशन ऑफ द लैरिंग्स इज बिटवीन C4 to C6। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 7 to 8 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो सुपीरियर क्या होता है इसके? हायोइड बोन होती है। इन्फीरियर ट्रैकिया होता है। एंटीरियर सामने की तरफ हमारी नेक मसल होती है। और पोस्टीरियर क्या होता है? फेरिंग्स होता है। हायोइड बोन क्या है? हायोइड इज द ओनली मूवेबल बोन है, ओनली मूवेबल बोन। अब बात करते हैं हम लोग लैरिंग्स की। लैरिंग्स इज फॉर्म बाय द टोटल 9 कार्टिलेज। टोटल कितने कार्टिलेज होते हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, और 3 अनपेयर्ड होते हैं। 3 कार्टिलेज हमेशा जोड़े में मिलेंगे और 3 अनपेयर्ड मिलेंगे। अब 3 पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज, दूसरा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, तीसरा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। 3 हमारे अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। पहला हो गया थायराइड कार्टिलेज, दूसरा क्रिक्वाइड कार्टिलेज, तीसरा एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। तो आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी लोकेशन और इनकी कैसे दिखते हैं ये। तो जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस वन इज अ एपिग्लॉटिस, दिस वन इज एपिग्लॉटिस। दूसरा ये आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये क्या हो गया? थायराइड कार्टिलेज। तीसरा एरिटेनॉइड कार्टिलेज, चौथा क्रिक्वाइड कार्टिलेज, पांचवा आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो इसमें नहीं दिख रहा है, सामने पीछे की तरफ है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है? इट इज वी शेप्ड कार्टिलेज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वी शेप्ड कार्टिलेज कौन सा है? तो आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है? वी शेप होता है। आपके प्रीवियस बार बार ये क्वेश्चन आया है आपका आरआरबी 2019 2020 में। आरआरबी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 19 और 20 में, कि टू हाइवाइड नॉच एंटीरियरली फ्यूज्ड एंड फॉर्म्स। तो कौन सा उसको बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल आपको देखने मेंस में क्या होता है? प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए कि क्या होता है? एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये क्वेश्चन 2 बार आरआरबी 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है। अब अगर आगे बात करें, एडम्स एप्पल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एडम्स एप्पल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं लाइक डीपिंग ऑफ वॉइस। वॉइस को थोड़ा सा भारीपन देने में कौन जिम्मेदार है? एडम्स एप्पल। मोर प्रोमिनेंट इन मेल, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ये मेल में क्या होता है? ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। थायराइड कार्टिलेज किसकी बनी होती है? थायराइड कार्टिलेज इज फॉर्म बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। एक तरह का हाइलाइन कार्टिलेज का फॉर्मेशन है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। फॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन बनाता है? आपका थायराइड कार्टिलेज। एंटीरियर पार्ट कौन बनाता है लैरिंग्स का? थायराइड कार्टिलेज। ये आप देख सकते हैं वी शेप का ये नॉच होता है, थायराइड नॉच,
और ये जो आपका बाहर जो दिखता है वो एडम्स एप्पल। दूसरा हो गया क्रिक्वाइड कार्टिलेज। आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज क्या है? सिग्नेट रिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है विच कार्टिलेज इज एज अ सिग्नेट शेप्ड। सिग्नेट मतलब क्या होता है? जो नग वाली अंगूठी होती है उसको बोलते हैं सिग्नेट शेप। ये आप देख सकते हैं सिग्नेट शेप की है, जैसे अंगूठी होती वैसे शेप का कार्टिलेज है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ये आपका लैरिंग्स का जो पोस्टीरियर लेटरल मार्जिन है वो क्रिक्वाइड कार्टिलेज बनाता है। ये भी आपका हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। अगर हम तीसरे कार्टिलेज की बात करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप्ड कार्टिलेज। पत्ती के आकार का होता है, लीफ की तरह होता है, लीफ शेप का। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। अदरवाइज जितने भी कार्टिलेज हैं वो सभी हाईलाइन कार्टिलेज के बने हैं। ये अकेला कार्टिलेज है जो किसका बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज का। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। अंटेरली फ्यूज हो जाते हैं विद थायराइड कार्टिलेज। थायराइड से क्या हो जाते हैं? ये अंटेरली फ्यूज हो जाते हैं। एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या है? तो इट प्रिवेंट द एंट्रिंग ऑफ द फूड इनटू द ट्रैकिया। हमारा जो फूड पाइप है उसमें प्रिवेंट करता है, फूड को जाने से रोकता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन फूड पासेस थ्रू द ओरोफेरिंग्स, जब क्या होता है फूड ओरोफेरिंग से पास कर रहा होता है तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है? क्लोज कर लेता है ट्रैकिया को, ताकि फूड एयर विंड पाइप में ना जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अरेटिनॉइड कार्टिलेज। अरेटिनॉइड कार्टिलेज एक तरह का पेयर्ड कार्टिलेज है। इसी में क्या पाए जाते हैं? हमारे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो इट हेल्प्स इन द वॉइस प्रोडक्शन। ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पिरामिड शेप का कार्टिलेज है ये, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्रिक्वाइड कार्टिलेज हो गया, ये थायराइड नॉच हो गई, ये आपका एपिग्लॉटिस है। जो ये पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं ये इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू ये एंटीरियर व्यू। एंटीरियरली ये आपको एपिग्लॉटिस दिख रहा है, ये रेटिनॉइड कार्टिलेज है, ये डायमंड शेप का, और ये आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, और ये ट्रेकियल रिंग है, ट्रेकिया की रिंग है। ट्रेकिया रिंग पोस्टीरियर व्यू में पूरी नहीं है क्योंकि ये कैसी होती है? ये सी शेप्ड की होती हैं। सी शेप्ड के होने के कारण क्या है? क्योंकि इसके पोस्टीरियरली क्या है? इसके पोस्टीरियर हमारा इसोफेगस है। अब बात करें हम अगर वोकल कॉर्ड्स की, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वोकल कॉर्ड में हमारे इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। इलास्टिक टिश्यू पाए जाने के पीछे कारण है क्योंकि क्या होते हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है, ताकि वो हमारा ड्यूरिंग द वॉइस प्रोडक्शन वो उनका शेप क्या हो? चेंज हो सके। तो दो तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक तो हो गया हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड्स और एक हो गया हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है? ये एक्चुअली वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो हमारे वॉइस प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट, जब हम लोग बहुत भारी सामान उठाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वोकल कॉर्ड क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड क्लोज होने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमको हैवी वेट उठाने में हेल्प होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है। दूसरी अगर बात करें हमारा वॉइस प्रोडक्शन में, तो केवल और केवल ट्रू वोकल कॉर्ड ही काम आता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड, जिसे रीमा ग्लोटाइडिस भी कहते हैं। ये ग्लोटाइटिस नहीं है, ग्लोटाइडिस है, डी है। और दूसरी बात, अगर ये बात करें हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये क्या है? फॉल्स वोकल कॉर्ड, इसको रीमा वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे लो पिच वॉइस प्रोड्यूस होती है, कैसे हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है जब हमारा आर्टिनॉइड मसल्स जो होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से अबडक्शन होता है वोकल फाइबर का। अबडक्शन क्या होता है? कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमारा मिड लाइन की तरफ मूव करती है, मिड लाइन की तरफ आती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एडक्शन। अगर कोई चीज़ हमारा मिड लाइन से दूर जाती है तो उसे बोलते हैं एबडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एबडक्शन हो रहा है। एबडक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है? लैरिंग्स हमारा क्लियर हो जाता है।
लैरिंग्स में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, लैरिंग्स क्लियर हो जाता है। इसकी वजह से वोकल फाइबर भी हमारे रिलैक्स हो जाते हैं और एक लो पिच वॉइस बनती है। लो पिच वॉइस का मतलब आवाज़ कैसी होगी, भारी होगी। दूसरी बात अगर करें हम लोग हाई पिच वॉइस की, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है लेटरल क्रिकोएटिनॉइड मसल्स का। उसकी वजह से वोकल फाइबर जो होते हैं वो एडक्शन करते हैं। एडक्शन का मतलब वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो है टुवर्ड्स द मिड लाइन वो मूव करते हैं। उसकी वजह से लैरिंग्स जो होती है वो क्लियर नहीं होता और वोकल कॉर्ड्स में, वोकल फाइबर्स में क्या हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है, हाई पिच वॉइस निकलती है, एक सुरीली आवाज़ निकलती है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर द लैरिंग्स, वो होगा ट्रैकिया। ट्रैकिया से आपके बहुत बार क्वेश्चन आता है, ट्रैकिया इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज अ विंड पाइप। एज यू ऑलरेडी नो, आपने बार बार सुना होगा विंड पाइप क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर लंबाई की बात करें हम लोग तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारा किस किताबों में इसमें क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन का इशू है, क्योंकि कभी कभी कुछ किताबों में 11 to 12 सेंटीमीटर, किसी में 10 to 11 सेंटीमीटर, किसी में 10 to 12। तो आप लोग एक एवरेज लेकर चलते हैं कि 10 से 12 सेंटीमीटर का क्या होता है, ट्रैकिया की लंबाई होती है। अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन से। तो ट्रैकिया का लोकेशन कहाँ से है, C5 से T5 तक। और ट्रैकिया जो होती है वो बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट होने का मतलब क्या हो गया, ट्रैकिया वहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। कौन से लेवल पे, एट द लेवल ऑफ T5। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया C5 से लेकर और T5 तक क्या होता है, T5 पे ये बाइफरकेट हो गई और आप क्या बना लिया इन्होंने, प्राइमरी ब्रोंकस। अब अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया में सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यूकोसा। ठीक है, पहली लेयर कौन सी हो गई आपकी, म्यूकोसा। ये क्या हो गया आपका, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है, एक म्यूकोसल लेयर। ठीक है, ये क्या है, म्यूकोसल लेयर है। म्यूकोसा की लेयर कैसी होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा ट्रैकिया से तो वो आपका किससे आएगा, हिस्टोलॉजी से आएगा। तो एक तो हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम होता है। दूसरी लेयर होगी आपकी कार्टिलेजिनस, ये सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद क्या होगा, दूसरी लेयर सब म्यूकोसा। ये आपकी पहली। सब म्यूकोसा में हमेशा क्या पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स किस में पाई जाती हैं, हमारी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। तीसरी लेयर की अगर बात करें तो वो कौन सी होती है, कार्टिलेजिनस लेयर। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, कार्टिलेजिनस लेयर। ये कार्टिलेजिनस जो लेयर है, ये कार्टिलेज क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेकियल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रेकिया की जो रिंग होती हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। ट्रेकिया रिंग कितनी होती हैं, क्वेश्चन बार बार आता है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ट्रेकिया में 16 to 20 ट्रेकियल रिंग होती हैं और इनके शेप पे भी क्वेश्चन आता है। ये C शेप की होती हैं, कभी किसी किसी बुक में U शेप भी दिया हुआ है। अगर आप लोग जैसे C शेप और U शेप में आप कंफ्यूज मत होइए, C शेप्ड को ही अगर आप लोग क्या करेंगे, घुमा के देखेंगे तो U शेप का ही लगेगा। इसीलिए कुछ किताबों में U शेप का भी दिया हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या हैं। कभी भी एग्जामिनर दोनों ऑप्शन नहीं देगा, वो या तो C देगा या तो U देगा। और बात करें अगर कि ट्रेकियल रिंग जो होती हैं ये कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज की बनी होती है, तो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। ये हो गया अपर ट्रेकेस्टोमी और ये हो गया लोअर ट्रेकेस्टोमी। हमारा T1 T2 के बीच में क्या होता है, अपर ट्रेकेस्टोमी होता है और T3 T4 के बीच में लोअर ट्रेकेस्टोमी होता है। लोअर ट्रेकेस्टोमी इज मोस्ट कॉमन साइड, मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन साइड क्या है, T3 T4 के बीच में होता है लोअर ट्रेकेस्टोमी। अगर बात करें हम लोग मसल्स की, तो ट्रेकिया में कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, ट्रेकियलिस मसल्स पाई जाती हैं और ब्लड सप्लाई हमारी ब्रोंकियल आर्टरी करती है। ट्रेकिया के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, जैसे ही क्या हुआ यहाँ पे एट द लेवल ऑफ T5 के लेवल पे क्या हुआ,
ट्रैकिया डिवाइड हो गई, बाइफरकेट हो गई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस कौन से पॉइंट पे जहाँ से डिवाइड होती है इसको बोलते हैं कैरिना। ये इंपॉर्टेंट है, कैरिना होता है। ट्रैकिया डिवाइड एट T3 नहीं है, T5 होगा, T5 लेवल पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, कैसे में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। एक हो गया ये आपका राइट ब्रोंकस, ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकस। इसको और भी क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, यानी राइट प्राइमरी ब्रोंकस और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है ये क्या होता है, शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और वाइड होता है यानी चौड़ा होता है। जबकि अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रोंकस की तो वो हमारा लॉन्गर होता है और नैरोवर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, हार्ड पाया जाता है, ये आपका हार्ड पाया जाता है, यहाँ पे हार्ड पाया जाता है, इसकी वजह से वो क्या हो गया, नैरो हो गया और लॉन्गर हो गया। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोस्ट कॉमन लोब कौन सा होगा इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन हमेशा क्या होगा, राइट अपर लोब में जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ से एंटर करेगा तो उसको क्या चाहिए, उसको एक ऐसा रास्ता चाहिए जो नैरोवर हो, छोटा रास्ता हो, तो वह हमेशा राइट की तरफ मूव करेगा। तो इन्फेक्शन कॉमन किस में देखने को मिलता है, हमारा राइट अपर लोब में, राइट में भी अपर लोब में। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाती हैं किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं। और कितनी डिवाइड, कितने में डिवाइड होती है, तो राइट 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई और लेफ्ट में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि राइट में हमारा लंग्स में क्या है, कितने लोब हैं, 3 लोब हैं, और लेफ्ट में 2 लोब है। तो इसकी वजह से जितने लोब हैं उतने ही सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके हर लोब को सप्लाई करते हैं। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारी जो है, जो लोबार ब्रोंकाई भी कहलाती है, वो किस में डिवाइड हो जाती है, टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई सेगमेंटल ब्रोंकाई कहलाती है। टर्सरी ब्रोंकाई राइट साइड में 10 होती हैं और लेफ्ट साइड में 8 होती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि टर्सरी ब्रोंकाई राइट साइड में 10 है और लेफ्ट साइड में 8 हैं। फिर अब डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चंस हमेशा टर्सरी ब्रोंकाई में आते हैं। टर्सरी ब्रोंकाई के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिस्पायरेटरी जोन से आएंगे क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। टर्सरी ब्रोंकाई में क्या मिलेगा, हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। अभी देखना कैसे कैसे हमारे एपिथेलियम्स कैसे स्ट्रेटिफाइड से क्यूबाइडल और क्यूपॉइडल से कॉलमनार होंगे। क्यों होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जब टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होती किसमें, लार्ज ब्रोंक्यूल में। लार्जर ब्रोंक्यूल जो है हमारा, वहां पे सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा। अभी तक क्या मिल रहा था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है, ये क्या है, सिंपल ही था। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। लार्जर ब्रोंकाई हमारा स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, कौन सी टिश्यू पाए जाएंगे, सिलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे कॉलमनार था, यहाँ पे क्यूबाइडल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉलर ब्रोंक्यूल हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे नॉन सिलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल आ जाएगा, यहाँ पे सीलिया नहीं रहेंगे। तो ये टर्सरी ब्रोंकाई से लेकर जैसे 1 2 3 टर्सरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा क्या होता है, कंडक्टिव जोन होता है, ठीक है। कंडक्टिव जोन होता है, इसे स्ट्रोमा ऑफ लंग्स भी कहते हैं। तो ये हमारा कंडक्टिव जोन हो गया। अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी जोन के, तो अब आता है टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड होगा रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होगा एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट डिवाइड होंगी हमारी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे तीनों में रिस्पायरेटरी जोन है, यहाँ पे रिस्पायरेशन होगा। इस वजह से हमेशा क्या पाया जाएगा, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम पाया जाएगा। जो हमारा रिस्पायरेटरी जोन की पैरेन्काइमा होगी वो हमारा एज अ फिजियोलॉजिकल पार्ट वर्क करेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिस्पायरेशन होगा। सो अगर आप नोट करके लिख लें, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा कंडक्टिव जोन होता है, जो कि नॉन रिस्पायरेटरी जोन होता है। यहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं होता, ये केवल और केवल एयर को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। अगर एक्चुअली में रिस्पायरेशन की बात करें तो हमारा रिस्पायरेटरी जोन में होता है, जो कहाँ से
और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर और एल्वियोलाई तक होता है। बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी, आपने अभी देखा था कंडक्टिव जोन और रिस्पायरेटरी जोन, दो जोन होते हैं। नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा कंडक्टिव जोन हुआ। यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो टाइडल वॉल्यूम है हमारा, टाइडल वॉल्यूम टोटल जितना भी है उसका 30% क्या हो जाता है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, 500 ml होता है, तो उसका 150 ml क्या होता है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है। इसे हम कभी कभी डेड स्पेस भी बोलते हैं। उस रिस्पायरेटरी जोन की अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, एल्वियोलर और एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 70% ऑफ द टोटल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअली में पहुंचा है, यानी कि 350 ml एल्वियोलर वेंटिलेशन में काम में आता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल पाई जाती है क्लेरा सेल। क्लेरा सेल का काम क्या होता है, ये टॉक्सिन्स को और कार्सिनोजेंस को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं। ये हमारा ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती हैं, जो कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम, इनको मारने का काम किसका होता है, हमारे क्लेरा सेल का होता है। ब्रेकियल ट्री क्या दिखती है, ब्रोंकियल ट्री लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड ट्री, हमारा उल्टा जैसे पेड़ होता है वैसे ही होते हैं ब्रोंकियल ट्री का शेप। ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई तक टोटल 25 ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्वियोलाई के बारे में, कि एल्वियोलाई कितनी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एट बर्थ हमारे जन्म के समय 24 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एल्वियोलाई का नंबर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो 8 साल की एज तक आते आते 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनका टोटल एरिया निकालें तो 750 to 850 स्क्वायर फीट होता है। एल्वियोलाई में 3 तरह की सेल होती हैं। एक एल्वियोलाई के अंदर 3 तरह की सेल पाई जाती हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकेंड और डस्ट सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीज सर्फेक्टेंट, तो वो क्या है आंसर, न्यूमोसाइट सेकेंड। न्यूमोसाइट सेकेंड हमारा सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। अगर हम देखें तो 95% जो न्यूमोसाइट हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट हैं, ज़्यादा नंबर में कौन पाई जाती है, न्यूमोसाइट फर्स्ट। यही क्या होती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो सेल का है वो मेंटेन करती हैं। ये नॉन रीजनरेटिव होती हैं, इनको रीजनरेट करना नामुमकिन होता है। एक बार अगर डिस्ट्रक्ट हो गई तो दोबारा से ही अपने आप को सही नहीं कर सकती। जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है वो न्यूमोसाइट सेकेंड रिलीज करती हैं। ये रीजनरेटिव टाइप की होती हैं, ये लगभग 5% ये न्यूमोसाइट सेकेंड होती हैं। न्यूमोसाइट से सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का मिक्सचर होता है। ये हमारा सरफेस टेंशन को बनाए रखने में हेल्प करती है, ताकि एल्वियोलाई का कोलैप्स ना हो। अगर एल्वियोलाई एक बार कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, हमारा रिस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सरफेस टेंशन मेंटेन हो। सरफेस टेंशन मेंटेन होने के लिए सर्फेक्टेंट का होना जरूरी है। तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन दोनों का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो क्या होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलीज कैसे होता है ये सर्फेक्टेंट। तो जब 24 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है तो ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है लगभग 24 वीक पे। 24 वीक का मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर का जब स्टार्ट होता है, तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन जो सर्फेक्टेंट है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। 24 वीक आते आते क्या होता है, 24 वीक के जेस्टेशन पे इसका रेशियो होता है 1:1, यानी कि लेसिथिन 1 और स्फिंगोमाइलिन 1। अगर हम नॉर्मल बात करें 34 वीक के बाद, 34 वीक के जेस्टेशन में नॉर्मल ये क्या हो जाता है, इसका रेशियो 2:1, लेसिथिन 2 स्फिंगोमाइलिन 1। तो क्वेश्चन यही पूछता है, अगर इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन का रेशियो पूछ लेगा, तो भी आपको ये 2:1 नहीं बताना है। आपको अपना माइंड का यूज करके हमेशा याद रखना है कि लेसिथिन 2 होता है तो 1:2 का ऑप्शन जो भी होगा वो सही होगा। मोस्ट कॉमन कॉज है जो डेथ का प्री मैच्योर में, हालांकि ये टॉपिक आपका पीडिया का है, आप लोग पीडिया में पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है,
प्री मेच्योर बेबी का वो क्या है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मेन कारण जो हमारा क्या है, सर्फेक्टेंट का ना होना। तो हम बात करें अगर ड्रग ऑफ चॉइस की, वो ऐसे बच्चे जो क्या है प्री टर्म है, प्री टर्म बेबी में क्या होता है, लंग्स मैच्योर नहीं होते। जब लंग्स मैच्योर नहीं होते, सर्फेक्टेंट की कमी होती है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ताकि स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन का रेशियो मेंटेन हो सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन कौन, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, आपका बेटामेथासोन हो गया, ये सब देते हैं। ठीक है, एल्विलॉय हैज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अब ये अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, ये एल्विलाई है और ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। एल्विलाई और ब्लड वेसल्स आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन कितनी होंगी, 4 होंगी। एक तो होगी हमारी एल्वेलर की एंडोथेलियम, यानी एल्वेलर एंडोथेलियम, यानी कि क्या हो गया, एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, इसी को हम लोग एल्वेलर एंडोथेलियम कहते हैं। उसके अलावा हमेशा एपिथेलियम किस पे मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही तो न्यूट्रिशन लेती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे एल्वेलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। दूसरी अगर बात करें तो ब्लड वेसल में भी कैपिलरी एंडोथेलियम पाई जाएगी, तो साथ साथ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टोटल 4 मेम्ब्रेन होती हैं जिनको क्रॉस करके ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के साइज की, तो वो कितना होता है, 5 माइक्रोन का, 5 माइक्रोन साइज होता है टोटल। अब तीसरी तरह की सेल होती है डस्ट सेल। डस्ट सेल आल्सो नोन एज अ एल्वियोलर मैक्रोफेज। ये काम इनका क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, कोई बाहरी अगर फॉरेन पार्टिकल आया है लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी आया है, तो उसको फेगोसाइट करना, उसको खाने का काम किसका होता है, डस्ट सेल का। एक चीज आप लोग जान लीजिए, पोर्स ऑफ कॉन्स क्या होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो कभी नहीं आया है, लेकिन पोर्स ऑफ कॉन क्या होते हैं, एल्विलाई में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एडजेसेंट एल्विलाई से क्या करते हैं, कांटेक्ट करने के काम आते हैं। वो कांटेक्ट कैसा भी हो सकता है, आपका गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सकता है, एक एल्विलाई दूसरे एल्विलाई से न्यूट्रिशन भी ले सकती है। यही कारण होता है कि एक एल्विलाई में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो एडजेसेंट एल्विलाई में भी जा सकता है, यहाँ से इन्फेक्शन भी एक्सचेंज हो जाते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एल्वेलर वेंटिलेशन कैसे होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।